रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी के लिए एक सेपरेटिंग मीडियम सेलेक्ट, एक तरफ ये C1 रेयरर मीडियम और दूसरी तरफ ये जो XY सेपरेटिंग मीडियम है। यहाँ पे आपका C2 जो है वो आपका डेंसर मीडियम है। तो एक रेयरर मीडियम हो गया, एक डेंसर मीडियम हो गया। अब मैं यहाँ से आपको रे आता हुआ दिखा रहा हूँ। तो मान लो कि ये रे जब इस तरह से यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है तो दूसरे मीडियम में जाने पे ये बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। तो इससे पहले कि बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल हो तो नॉर्मल पहले ड्रॉ मैं कर देता हूँ। यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब इसको नॉर्मल की तरफ बेंड करोगे आप तो ये अब रे आपकी चली गई इस डायरेक्शन में, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये इस रे को रे 1 मैंने कंसीडर कर लिया है। उसी तरह से दूसरी भी रे आएगी। तो दूसरी रे भी यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ कि ये दूसरी रे मान लो कि इस जगह से आ रही है, ऐसी थोड़ी दूर से दिखा रहा हूं मैं, ऐसी आ रही है। तो यहाँ पे भी ये जब दूसरी रे आ रही है तो ये भी यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा फिर से। तो इस जगह पे फिर से मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ और नॉर्मल ड्रॉ करके मैंने दिखा दिया कि ये दूसरे मीडियम में जब जा रही है तो ये भी बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये दोनों ही रे का वेव फ्रंट, जो प्राइमरी वेव फ्रंट है, वो प्राइमरी वेव फ्रंट हमारा ये PWF से मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था। PWF प्राइमरी वेव फ्रंट, जो कि दोनों ही के साथ 90 डिग्री की एंगल बनाता है। तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है। और ये जो रे है, जैसे इस रे को मैंने रे 1 माना है तो इस रे को मैं रे 2 मान लेता हूँ। और जब पहले मीडियम में जब ये रे जा रही है तो इसको 1 डैश में कर देता हूँ और इसको 2 डैश में कर देता हूँ, इस तरह से। ठीक है। तो यहां से जब ये रे आ रही है, अब इसके बारे में हमें देखना है यहाँ पे कि क्या करना होगा। कि देखेंगे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, मतलब डेंसर मीडियम में जब आपकी रे जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी स्पीड जो है थोड़ी कम हो जाती है। तो जब स्पीड कम होती है तो जहां पे आप यहाँ पे क्या करो, आप इस तरह से जब स्पीड जहां कम हो रही है वहां पे एरो मार्क देके जितने समय में ये यहां से यहां तक आया है उतने ही समय में ये भी यहां से यहां तक आया है। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसको इस पॉइंट से अगर मैं इसको बोलूं कि ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट आपका जो है A डैश है, ठीक है। तो B से A डैश तक आने में किस मीडियम में? C1 मीडियम में। तो C1 इंटू T, C1 जो है ये स्पीड हो गई, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम मतलब डिस्टेंस, मतलब आपके लिए कहा जाए तो BA डैश इक्वल टू C1 इंटू T हो गया। T टाइम में, उतने ही टाइम T2 टाइम में, ये जो हमारा टाइम है यहाँ पे जो लग रहा है T टाइम में, सॉरी सेम टाइम T में, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए इसने कितना डिस्टेंस कवर करा? तो ये डिस्टेंस हो गया, चूंकि आपकी स्पीड C2 की है तो ये C2 इंटू टी, तो C2 इंटू टी, क्योंकि टाइम वही है लेकिन मीडियम आपकी चेंज हो गई है। तो जो भी डिस्टेंस इसने कवर किया है उसको कंसीडर करते हुए आप क्या करो, आप यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दो इस डिस्टेंस को। किस डिस्टेंस को? तो ये A से लेके ये जो डिस्टेंस है इसको मैं यहाँ पे जहाँ पे आर्क ड्रॉ हो रहा है हमारा उसको B डैश मान लेता हूँ। तो A से B डैश की जो डिस्टेंस हो गई तो AB डैश इक्वल टू हो गया आपका C2 इंटू टी। अब यहां से यहां तक का, क्योंकि टाइम वही है लेकिन मीडियम चूंकि डेंसर थी इसलिए इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया। तो अब इसके बाद आप क्या करो, इसको ये टेंजेंट यहां से ड्रॉ करते हुए इसको आप A से ज्वाइन कर दो। जैसे ही आप A से ज्वाइन करोगे टेंजेंट ड्रॉ करते हुए, ये जो आपका बनेगा ये बन रहा है आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। जैसे प्राइमरी वेव फ्रंट बना था हमारा, ये प्राइमरी वेव फ्रंट था, उसी तरह से अब ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि इस जगह पे एंगल कितना बन रहा है। देखो यहाँ पे बन रहा है एंगल, ये वाला एंगल जो है ये बन रहा है R। तो जैसे हमने प्रीवियस वाले में पढ़ा था जिसमें रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी पढ़ा था, उसमें क्या था, उसमें ये था कि अगर एंगल आपकी यहाँ पे I बन रही थी नॉर्मल के साथ, तो वेव फ्रंट के साथ भी एंगल जो इस एक्सिस जो सेपरेटिंग मीडियम है उसके साथ भी हमने I
प्रूफ करके दिखा दिया था। उसी तरह से अगर यहाँ पे आर बन रही है रिफ्रैक्शन के लिए, तो वेव फ्रंट के साथ यहाँ पे भी बनेगी आपकी आर, तो आई और आर बन गया एंगल यहाँ पे। अब बहुत ही आसान काम क्या करना है हमें, क्योंकि दो सेपरेटिंग मीडियम है और दो सेपरेटिंग मीडियम के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास मिला था अगर हमें याद है, तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, जिसको स्नेल्स लॉ भी हम लोग बोलते हैं। तो क्या आप इसको यहाँ पे हम प्रूफ कर पाएंगे? प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? साइन आई। तो साइन आई इक्वल टू कितना होगा? साइन आई इस ट्राइंगल में देखना पड़ेगा हमें, ए बी और ए डैश में। तो अगर आप इस ट्राइंगल में ए बी और ए डैश में आप देखो, ट्राइंगल ए बी ए डैश में, तो साइन आई जो आपके पास मिल रहा है परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा ए बी बी ए डैश, परपेंडिकुलर ये हो गया, अपॉन यहाँ पे हाइपोटेनियस आपके पास जो होगा ए से ए डैश का होगा, अपॉन ए डैश, ये आ जाएगा। उसी तरह से दैट मीन्स आप ये कह लो बी, आपने ए बी डैश की वैल्यू कितनी, जितना समय बी से ए डैश तक आने में लगा वो टी टाइम लगा, उतने ही समय में ए से बी डैश तक इस रे को आने में लगा। तो ये होगा आपका C1 इंटू टी अपॉन ए डैश। उसी तरह से दूसरा ट्राइंगल आप ले लो, इसमें हमें आर लेना है, आर ये वाला ट्राइंगल में ए डैश बी डैश। तो अब मैं अगला ट्राइंगल ले रहा हूं ए डैश बी डैश, ये ट्राइंगल है। और ए डैश बी डैश ट्राइंगल में हमें क्या देखना है? हमें साइन आर देखना है। तो यहाँ पे अब मैं यूज कर रहा हूं साइन आर को, तो साइन आर इक्वल टू क्या हो गया? अब परपेंडिकुलर यहाँ पे जहां टेंजेंट है परपेंडिकुलर इस जगह पे होगा, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ए बी डैश अपॉन ए डैश। तो ए बी डैश इस टाइम हो गया C2 इंटू टी अपॉन ए डैश। तो ये दोनों आ गया, लेकिन हमें क्या पता है? हमें तो स्नेल्स लॉ से ये पता है कि साइन आई बाय साइन आर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे ही इसी जगह मैं साइन आई बाय साइन आर करके दिखा देता हूँ, बड़ा आसान काम हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन आई बाय साइन आर। अगर देखा जाए दोनों को आप डिवाइड करोगे, तो यहाँ T2 कैंसिल होगा और ए डैश कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा C1 बाय C2, है ना। C1 बाय C2 जो होता है इसको आप लिख सकते हो 1 म्यू 2, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के लिए, ठीक है। इसको C1 C2 आप लिख सकते हो, और यही फॉर्मूला हमें साइन म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर के लिए हमें प्रूव करना था। किस बेसिस पे? वेव थ्योरी के बेसिस पे। रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो आपने प्रूव किया, ये प्रूव हो जाता है यहाँ पे। किस तरह से देखना है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन को, और इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या इम्पैक्ट डालता है फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे। क्योंकि ऐसा है कि जब हमने देखना है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर करती है और कोई ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस बेसिस पे क्या देखा जा सकता है? क्या फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आती है, या क्या रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ में चेंज आता है या नहीं आता, ये देखना होता है। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, फिर आपके साथ अब क्लियर भी हो जाएगा लिखने के साथ साथ। सपोज अ सोर्स ऑफ लाइट emits two wavefronts. Separated by time period. Capital T. Then the two wavefront would arise
separated by the same time period capital T. Since frequency is characterized of a source, ये तो अच्छे से हमें भी पता है कि फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज का कैरेक्टर को ही बतलाता है ऑफ अ सोर्स। द फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो 1/T होता है। रिमेन्स द सेम एज लाइट ग्रोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसके सोर्स के बाद क्या लिखा है आपने? रिमेन्स द सेम सोर्स। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1/T। इन शॉर्ट ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होगा। देखिए इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ पे जब बात आती है तो मान लो कि एज द स्पीड ऑफ लाइट, एक मीडियम में स्पीड लाइट की v1 है एंड दूसरे मीडियम में उसकी लाइट v2 है, और डिफरेंट इन टू मीडिया। अगर दोनों की यहाँ तक देखी जाए कि इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है, तो इसका मतलब वेवलेंथ भी जो होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से λ1 और λ2 का रहा होगा। λ1 एंड λ2 वेवलेंथ भी दोनों अलग अलग रही होगी। तो ऐसे केस में जो आप लिखते हो 1 μ2, दिस वन इज इक्वल टू μ2 by μ1 इज इक्वल टू v1 by v2 इज इक्वल टू, अब ये जो v है v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू λ1, तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होना नहीं है, इसलिए भी इसके लिए फ्रीक्वेंसी f ही रख लिया, इसके भी फ्रीक्वेंसी को f लिख दिया मैंने, इसको λ2 लिख दिया। तो दैट मीन्स λ1 by λ2। देखिए कितने सारे फॉर्मूले, अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट कर रहे हो आप स्पीड को, स्पीड से रिलेट कर रहे हो वेवलेंथ को, तो ये सब एक दूसरे से रिलेट है। मतलब रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यह आपको पता लग गया है कि फ्रीक्वेंसी में कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह से ये जहां पे जिस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना होगा यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। नो वी कैन से दैट सर आपने जो स्टेटमेंट लिखा, hence the wavelength in a medium is directly proportional to the wave speed. Wave speed in it and inversely proportional to the refractive index of a medium. And suppose the speed of light in a medium refractive index is V, then you can write mu equal to C upon V, and as frequency
of the light remains the same, so you can also write mu equal to C upon V, and this one equal to F lambda C upon F lambda M. मैं इसको भी मेंशन कर देता हूँ अपने नेक्स्ट वाले में। इस फॉर्मूले से आप ये फाइंड कर सकते हो कि किसी मीडियम में जो वेवलेंथ अगर आपकी दी हुई है वो निकालना है, किसी मीडियम में वेवलेंथ निकालनी हो तो म्यू आपको पता ना होनी चाहिए और लैम्डा सी ये दो पता होना चाहिए बस। साथ ही साथ यहाँ से एक चीज और क्लियर होता है, ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम द स्मॉलर इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम एंड वाइस वर्सा। मैं इस चीज को लिख देता हूँ, लिख दिया है मैंने यहाँ पे कि जैसे लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा उसी तरह से आपका वेवलेंथ उसी कम होता चला जाएगा और वाइस वर्सा होता है ऐसे ही। लेकिन समझेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो सिंपल सी बात इसमें ये कही जा सकती है कि व्हेन टू और मोर वेव्स मीट, दो या दो से ज्यादा वेव यहाँ पे जब मिलते हैं और वैसे केस में वो एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे तो दे इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट वेव और यही जो रिजल्टेंट वेव होता है उसी को बोला जाता है, जब इसको कैलकुलेट किया जाता है उसकी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट की जाती है तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इनफैक्ट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल states that when two or more waves traveling through a medium, सर आपकी स्क्रीन पे कुछ traveling through a medium superimpose one another, a new wave is formed which has resultant displacement जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ पे y वेक्टर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एट एनी इंस्टेंट equal to the vector sum of the displacement due to individual waves। सर वो आपने y के ऊपर वेक्टर लगाया है ना, y वेक्टर लिखा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से हमारे पास उसमें हुआ करता था, आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में हुआ करता था, फोर्स अगर किसी पर्टिकुलर एक चार्ज पे लगता था तो वहां पे भी आप क्या करते थे, F1 F अगर मान लो कोई चार्ज होती थी उस पे लग रहा है तो उस चार्ज के कारण दूसरे पे लग रहा है तो F1 F2 F3 इस तरह से वहां पे भी हम लोग वेक्टर सम किया करते थे और उसी वेक्टर सम को यहाँ पे हम लोग दिखाते थे कि वो रिजल्टेंट फोर्स क्या है। तो F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन इफ n नंबर ऑफ चार्जेस आर अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज।
जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है आपका, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट जो है इंडिविजुअल्स जो वेक्टर्स हैं उसका सम है। यहाँ पे इंडिविजुअल वेक्टर्स जैसे y1 y2 y3 इस सब का सम है, और इसी को बोला गया है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। कि इफ देयर आर ओनली टू वेव्स, अगर दो वेव्स होंगे तो ये रिजल्टेंट जो होगा सिर्फ दो वेव्स का सम होगा, y1 प्लस y2, बस इस दो का सम होगा अगर दो वेव्स होते हैं तो। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये जैसे आपने लिखा है y या फिर y1 एंड y2 ये क्या है, तो इसके बारे में बता दूं मैं कि ये दीज आर द फंक्शन ऑफ टाइम एंड फेज। सब y और y1 y2 सब फंक्शन है टाइम और फेज के लिए। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होल्ड्स करता है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड्स गुड फॉर मैकेनिकल वेव्स एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द मोस्ट ड्रामेटिक एविडेंस ऑफ वेव सुपरपोजिशन इज इंटरफेरेंस। सबसे ज्यादा जो इंटरफेरेंस के बारे में, जिसके बारे में हम सर आपने शो बताया जो मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सर एक सेकंड रुक जाइए, आपकी स्क्रीन हैंग हो गई है, एक सेकंड। इंटरफेरेंस तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को भी बोला जा सकता है कि इंटरफेरेंस है, लेकिन इंटरफेरेंस में दो तरह के बारे में जो हम लोग बात करेंगे वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो पहले कंस्ट्रक्टिव की बात कर लेते हैं। तो इफ द टू वेव्स आर इन फेज, the amplitude of resultant wave is equal to the sum of the amplitude of the two waves. तो this is called constructive waves। मैं इसको लिख देता हूं। देखिए समझेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में जो बोला जा रहा है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात की जो फेज है, जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे पास दो वेव्स हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे। पहला वेव्स हमारे पास ये है, इस तरह का एक वेव हो गया। दूसरा वेव भी मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, और दूसरा वेव हमारे पास कुछ ये है। ये दो वेव बन गए हमारे पास। दोनों वेव्स के लिए मान लिया जाए कि पहला का एम्पलीट्यूड हमारे पास A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड हमारे पास A2 है, ऐसा हमने मान लिया। तो हमारा कहना है यहाँ पे ये कि ये डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। तो हमारा कहना है कि यहाँ पे जैसा क्वेश्चन में हमने देखा है, यहाँ पे रिजल्टेंट वेव्स क्या होगा, इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेव्स। जैसे मैं रिजल्टेंट वेव को अभी तक लिखता आया हूँ, y से लिखा है मैंने, तो y को मैं यहाँ पे y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये y है। और दिस रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स। तो इस दोनों का मतलब पहले वाले का एम्पलीट्यूड और दूसरे वाले का, पहले वाले का एम्पलीट्यूड हमारे पास A1 का है, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड हमारे पास A2 का है। तो इस तरह से भी हम लोग दिखा सकते हैं, और कभी कभी इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं कि आप y इक्वल टू, बहुत बार बुक में A1 की जगह पे इसी को y1 जो कि मैंने दो वेव के लिए अभी दिखाया था, और y2 इस तरह से दिखाया जाता है। अगर दो वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो उसके इंटरफेरेंस के लिए जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होती है, जो y है, वो y1 और y2 मतलब उसके एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल होता है, इक्वल टू द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स। पहले वेव्स का एम्पलीट्यूड y1, दूसरे का y2। तो इस तरह से भी हम लोग इसको दिखाते हैं। तो नोट दैट इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस crest of one wave falls on the crest of other and from
falls on the trough of the other. तो ऐसे केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो सम ऑफ द टू वेव्स। यहाँ से वेव से देख के हमें पता लग रहा है कौन सा क्रेस्ट है कौन ट्रॉ है, इसमें देख के बता सकते हो, यस सर। है ना? सर क्रेस्ट जिसमें आपने A1 A2 मार्क किया वो क्रेस्ट है, दूसरा अलग ट्रफ है। ये वाला ट्रफ है, नीचे वाला दोनों, यस सर। और ये क्रेस्ट है। तो क्रेस्ट और ट्रफ अब दोनों एक साथ है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रेस्ट ऑफ वन वेव्स, पहले वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का, वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और उसी तरफ से जो ट्रफ भी जो है दोनों एक साथ है, इसलिए दोनों का सुपरपोजिशन, ठीक है सर। दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में, लेकिन यहाँ पे इफ द टू वेव्स differ in phase by 180 degree, the resultant wave amplitude is the difference between the amplitude of two waves. This is called interference, destructive interference. देखेंगे फेज डायग्राम में भी समझ में आएगा। नोट करने वाली बात यह है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, जैसे कि मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था, कि यहाँ पे क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ द अदर, उसी तरह से एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव्स इज डिफरेंस ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स। तो मतलब ऊपर में हमने क्या किया था, ऐड किया था वेव्स को, नीचे में हमें इसको सीधा लिखना पड़ेगा, y इक्वल टू जो रिजल्टेंट वेव आप लोगे, दिस वन इज इक्वल टू y2 माइनस y1, इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब मैं ये कैसे लिखना पड़ेगा, वेक्टर सम या वेक्टर डिफरेंस कह सकते हो, और इसको कैसे दिखाना है डायग्राम में वो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो y2 का एम्पलीट्यूड y1 से ज्यादा है, y2 पॉजिटिव में है, y1 नेगेटिव में है, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो रिजल्टेंट कैसा होगा, वो रिजल्टेंट आएगा तो पॉजिटिव में, क्योंकि y2 की वैल्यू ज्यादा है तो आएगा तो पॉजिटिव में ही, तो इस तरह से ये बनेगा। इसलिए इस बेसिस पे देखा जाए तो ये वाला चीज आपको ज्यादा सुटेबल होगा। और नोट करने वाली बात क्या होगी वो देख लेते हैं। नोट दैट इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द crest of one wave falls on trough of the other. क्योंकि देखिए यहाँ पे ये क्रेस्ट है, पहला वेव का जो है क्रेस्ट ये है, और ये ट्रफ है, ये दोनों एक दूसरे पे फॉल्स हो रहा है, और consequently amplitude of the resultant wave is difference of amplitude of the two waves. जो कि हमने ऊपर पहले ही यहाँ पे दिखा रखा है। तो हमने स्टडी कर ही लिया है कि जब दो लाइट वेव्स
सोर्स एक दूसरे से मीट करती है तो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है, और रिजल्टेंट भी कैसे प्रोड्यूस होता है उसके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेसिस पे हमने देख लिया। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स के बारे में, द टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। एक बात बहुत ही मार्केबल है कि जो दो सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए वो कोहेरेंट होनी चाहिए। दैट सोर्स मस्ट एमिट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हैविंग जीरो फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। दो चीज बहुत ही मार्केबल है। मैंने पहले क्या बताया कि फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए, जो सोर्स से इमिट हो रही है, वो सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, उसी को बोला जाएगा कोहेरेंट सोर्स। तो अब मैं यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स को डिफाइन करना चाहूंगा। यहाँ पे टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट if they emits light wave यहाँ पे ये एमिट कर रहा है लाइट वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी और wavelength having zero phase difference और constant phase difference। ये होना चाहिए। The light waves interfering must have the same amplitude, otherwise the resulting interference pattern will lack contrast। इसको मैं नोट में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ध्यान में रहेगा, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन होते हैं। The light waves interfering must have the same amplitude. सर आपने तो लाइट वेव्स के बाद क्या लिखा है नोट में? Light waves interfering ये कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, विल लैक कॉन्ट्रास्ट, ये लिखा है मैंने, लैक हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट से। जिस जगह पे हमें कंप्लीटली ब्राइट दिखना चाहिए जो स्पॉट, वो कंप्लीटली ब्राइट नहीं दिखेगा, जो कंप्लीटली डार्क दिखना चाहिए वो थोड़ा कंप्लीटली डार्क नहीं दिखेगा, वो लैकिंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट। हम सेपरेट करने में हमें थोड़ा सा इरिटेशन होगी कि कंप्लीटली डार्क या कंप्लीटली ब्राइट स्पॉट कौन सा है। चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, उन सब के नॉलेज के बेसिस पे अब अगर मैं इंटरफेरेंस को डिफाइन करूं तो इंटरफेरेंस कैसे डिफाइन किया जाएगा वो देख लेते हैं। ठीक है सर। सर सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेज करेंगे या नॉन कोहेरेंट भी करेंगे? नहीं, सिर्फ कोहेरेंट। ठीक है सर। द फेनोमेनन of redistribution of light energy in a medium
as a result of superposition of light waves. From coherent sources is called interference.